नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और अपने लक्ष्य के प्रति आपको प्रेरित करेगा। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। दोस्तों, हार सिर्फ उसी की होती है जो हार मान लेता है, यानी जो लड़ना छोड़ देता है। तो आपको लड़ना नहीं छोड़ना है, लगातार लड़ते रहना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, एक देश है ब्राजील जो कहां पर है, तो जो साउथ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, साउथ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अब इसके जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है लूला डी सिल्वा। ये भारत यात्रा पे हैं। अगर मैं इनके पूरे नाम की बात करूं तो इनका नाम है लूला डी सिल्वा, जो भारत की यात्रा पर हैं। अब भारत की यात्रा के दौरान ये कहां पहुंचते हैं, तो सबसे पहले ये राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में इनका स्वागत किसने किया, तो ये इनका स्वागत किया हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका स्वागत किया। उसके बाद ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए ये पहुंचते हैं हैदराबाद हाउस जो कहां पर है, जो हैदराबाद हाउस है दिल्ली में। तो यहाँ पर ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं और इस मिलने के बाद 10 बड़े समझौते करते हैं। 10 बड़े समझौते किसके बीच हुए हैं, तो भारत और ब्राजील के बीच हुए हैं। इन 10 बड़े समझौतों में से एक जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो है भारत प्लस ब्राजील, दोनों देश भारत और ब्राजील जो अपना द्विपक्षीय व्यापार है, यानी जो आयात निर्यात दोनों देशों के बीच होता है, उसको अगले 5 वर्ष में अपने व्यापार को अगले 5 वर्ष में कितना कर देंगे, 5 वर्ष में बढ़ाकर 20 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे, 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने देंगे, ऐसा दोनों नेताओं ने लक्ष्य रखा है इस मीटिंग के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है लूला डी सिल्वा। दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जिस संगठन को आप ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसमें बी का मतलब होता है ब्राजील। तो ब्राजील भारत के साथ सहयोगी है किसमें, ब्रिक्स संगठन में, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना तो 2009 में हुई थी, लेकिन इसकी अवधारणा दी गई थी, अवधारणा 2001 में एक अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्री कहाँ के थे, तो ये थे वो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जिम ओ नील। इन्होंने कहा था कि ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर अपने साथ मिलकर एक साथ आती है, संगठन बनाती है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। इसके बाद 2006 में इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जो इसके सदस्य बने, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन कब हुआ, तो वो 16 जून को हुआ। 16 जून को ही इसकी स्थापना मानी जाती है। 16 जून को जो इसका सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ, तो ये याक बर्ग स्थान है, कहाँ पर, रूस में। ठीक है, रूस में इसका सम्मेलन हुआ। उसके बाद 2010 में इसका साउथ अफ्रीका में सम्मेलन हुआ, और साउथ अफ्रीका में सम्मेलन के साथ ही इसका पांचवा सदस्य
वो साउथ अफ्रीका बना। साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, 4 देशों का संगठन था, लेकिन 2010 में 5 देशों का संगठन बना और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या इसमें 11 है। 11 सदस्य, 5 तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा 2024 में इसमें मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और नवीनतम इसका इंडोनेशिया, और इथोपिया के बाद यहाँ पर एक ईरान भी शामिल हुआ था, ईरान। तो ये इसके 11 सदस्य हुए। ठीक है, तो ये मजबूत और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। तो इसके भारत के सहयोगी भी हैं ब्राजील। तो भारत और ब्राजील के बीच 2026 में हुए 10 समझौते कई राजनीतिक क्षेत्रों को कवर करते हैं। ब्राजील और भारत सामरिक साझेदारी और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, क्योंकि भारत भी अपने माल को बेचने के लिए लगातार नए बाजार तलाश कर रहा है। इसी क्रम में, क्योंकि अमेरिका से बिल्कुल ये मान लीजिए चिढ़ा हुआ है ब्राजील, तो इसको भारत का सहारा है और भारत को अपना माल इसमें बेचना है, तो दोनों एक साथ आए हैं। 10 प्रमुख समझौते हुए हैं। इसमें से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के लिए, डिजिटल सहयोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए भी समझौता किया गया है। पारंपरिक ज्ञान के आदान प्रदान किया जाएगा। जनसंचार और रक्षा सहयोग पर भी बात की जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम ब्राजील की। देखो दोस्तों, दुनिया को हम 4 भागों में बांटते हैं, दिशाओं में। कौन कौन सी हैं? तो अगर मैं पृथ्वी को अक्षांश में बिल्कुल 20 से काट दूं, तो ये रेखा कहलाती है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बराबर काटती है। और एक रेखा, इसको खड़ी रेखा, जो 2 हिस्सों में बराबर काटती है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये हमारे हो गए 4 दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर मैं बात करूं इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध इसका कौन सा है? तो अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें, तो अक्षांश में ये उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्ध में, क्योंकि थोड़ा हिस्सा इसका ऊपर भी है और थोड़ा नीचे भी है। अगर इसकी बात करें हम देशांतर के हिसाब से, तो देशांतर में ये पश्चिम में है। कहां पर है? तो ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं या बन सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जिसके कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम क्या क्या है? जैसे इसे जैव विविधता का जंक्शन, जैव विविधता का जंक्शन भी कहा जाता है, और इसे सरीसृप की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि आपने अमेज़न के वन सुने होंगे, वहां पर सांपों की बड़ी प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए इसे सरीसृप की भूमि कहा जाता है। इसे सबसे आर्द्र महाद्वीप, यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, तो सबसे आर्द्र महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ नाम हैं। जैसे पक्षियों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि बारिश ज्यादा होने के कारण कीट पतंगे यहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो पक्षी भी यहीं पर सबसे अधिक मिलते हैं। तो ये हुई हमारे इसके उपनामों की जानकारी। अगर मैं बात करूं इसका विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो 7 महाद्वीपों में से चौथा स्थान क्षेत्रफल में है, और जनसंख्या में ये 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो जनसंख्या में ये साउथ अमेरिका महाद्वीप 5वें स्थान पर आता है। अगर मैं बात करूं इसका सबसे निचला बिंदु, लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला बिंदु, तो वो कौन सा है? तो वो है वाल्डेस प्रायद्वीप। क्या है? तो वाल्डेस प्रायद्वीप इसका सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, अगर इसका सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है या सबसे ऊंची चोटी, तो उस चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ। क्या है? माउंट एकांकागुआ। और जो कहां पर है? जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कहां पर है? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है।
इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्राजील की। इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील साउथ अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश, ठीक है। अगर मैं बात करूं कितने देश हैं, तो ये साउथ अमेरिका में 14 देश हैं, 14 देश हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 14 है, जिसमें से सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ठीक। ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया, ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है। ब्राजील जिसको हम कॉफी, कॉफी के उत्पादन के लिए जानते हैं, कॉफी के उत्पादन के लिए जानते हैं। और जो यहाँ कॉफी के मैदान होते हैं, कॉफी के मैदान, उनको हम फेजेंडा कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है उनको, तो उनको यहाँ पर फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ पर एक कॉफी के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है, कॉफी का शहर, और वो कौन सा है, तो उसका नाम है साओ पोलो। साओ पोलो शहर ब्राजील का कॉफी के शहर के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ से कॉफी का निर्यात देशों विदेशों में किया जाता है। तो इस निर्यात के लिए एक बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह। और ये बंदरगाह, इसे हम कॉफी के बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, कॉफी के बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कॉफी के बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अब मैं बात करूं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर बात करो अर्जेंटीना में, तो पंपास, अगर ब्राजील वाले इस एरिया में कंपास, और वेनेजुएला और ब्राजील वाले इस एरिया में लानोस। तो ये घास के नाम हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को किस आधार पर रद्द कर दिया है। अभी क्या हुआ है, जब से ट्रंप आए हैं, और ट्रंप ने आने के बाद हर देश के साथ कुछ न कुछ ट्रेड डील करने के लिए, व्यापार समझौता करने के लिए उस देश पर कुछ एडिशनल टैरिफ लगाए थे, ठीक है। तो उस एडिशनल टैरिफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति के पास ये टैक्स लगाने की पावर नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो संसद है उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टैरिफ लगाने की पावर जो है, टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिकी संसद के पास है, यानी अमेरिकी कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये टैरिफ लागू नहीं किए जा सकते, इनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो कहाँ मानने वाले थे। तो ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं सभी देशों पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूं, और इंपोर्ट ड्यूटी भी कितनी, 10% ग्लोबल टैरिफ, ठीक है। कितना, तो 10% ग्लोबल टैरिफ किसने लगा दिया है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर लगा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत भी यूएसए के साथ ट्रेड डील करने वाला था, यानी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। एक औपचारिक सहमति पर अभी हस्ताक्षर होने जा रहे थे, जिसे ट्रंप ने घोषित कर दिया था कि उसने भारत के साथ ट्रेड डील कर लिया, लेकिन ट्रेड डील नहीं हुई थी, सिर्फ उसके परफॉर्मे पर हस्ताक्षर करने की बात थी, जिसे अभी लगभग खत्म ही समझिए, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लगा दिए हैं। अगर मैं बात करूं भारत के ऊपर कितने टैरिफ लगाए थे, तो इन्होंने 25% प्लस 25% टैरिफ लगा दिए थे, और इसे 25% हटाकर लगभग 25% या 18% कर दिया था। अब ये कितना होने वाला है, तो ये जो इनके टैरिफ या डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जो इन पर टैक्स लगता था, टैरिफ लगते थे, वो 3 से 4% थे, तो उतना लगने वाला है। लेकिन 10% इसमें ये जुड़ जाएगा, तो लगभग 13 से 14% भारत पर टैरिफ अब लगने वाला है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निर्णय सुनाया, और कहा ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उनको लगाने की शक्ति उनके पास है ही नहीं, इसलिए ये अवैध है। और 20 फरवरी 2026 को ये फैसला सुनाया गया था। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति
अब जो है फैसले की आलोचना के बाद ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का सहारा लिया है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति 150 दिनों तक अधिकतम 15% अस्थायी टैरिफ लगा सकते हैं। यानी जो ये ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है ट्रंप द्वारा, ये लगभग 5 महीने वाले रहने वाला है। इसे 15% तक लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी इस पर 10% टैरिफ ही लगाया है। ठीक है, तो ये सब बातें जो ही मैंने आपको लिख कर दे दी। भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो 10% वैश्विक टैरिफ का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। तो हमारे वस्त्र, इस्पात, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट पर इसका दबाव आने वाला है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अभी हमने साउथ अमेरिका पढ़ा, अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का एक देश जिसका नाम अमेरिका है। अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, यहाँ 50 राज्य हैं, 50 राज्य, और 50 राज्य जो हर राज्य से 2 सीनेट यहाँ की संसद में जाते हैं। यहाँ की संसद जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन होते हैं। एक होता है सीनेट जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें सीनेट जो उच्च सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, यहाँ पर 100 सदस्य होते हैं, और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य यहाँ पर चुनकर पहुंचते हैं। बात करें इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह है इसका अलास्का। और अलास्का इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का में ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। ठीक है, माउंट डेनाली यहाँ की एक चोटी है। यहाँ का सबसे निचला बिंदु अमृत घाटी है या डेथ वैली, और जो कहाँ पर है, तो जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है, मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा कनाडा से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मिलती है। वहीं इसकी दक्षिणी सीमा जो मैक्सिको से है, और मैक्सिको को और अमेरिका को अलग करने वाली या इनकी प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, तो वो रियो डी ग्रांडे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 महान झीलें हैं जिन्हें हम 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, और इनका नाम क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में हम इनको लगाते हैं। तो पहली सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, चौथी इरी, और 5वीं ओंटेरियो। तो ये 5 महान झीलें जो अमेरिका की धरती पर स्थित है। इसमें से जो ये मिशिगन है ये केवल अमेरिका में है, बाकी 4 दोनों की सीमाओं पर पड़ती है। उसके बाद बात करूं यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी मिशोरी है, और इसकी सहायक नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी, और मिसिसिपी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपने पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित गाजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में किस हैसियत से भाग लिया है। दोस्तों, पहले इन्होंने तोड़ा और अब उसे जोड़ने की बातें कर रहे हैं। बात है गाजा की। गाजा जो किसका हिस्सा है, तो जो फिलिस्तीन का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके निर्माण के लिए, यानी यहाँ पर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो भी कब, जब यहाँ के लोगों को वहां से भगा दिया गया है। उसके बाद अमेरिका नया प्लान लेके आया है, और इस प्लान के लिए उन्होंने नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो अभी आपने सुना होगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जो देश की अर्थव्यवस्था की गणना करने के लिए सजाया जाता है, उसकी जिसकी स्थापना 1971 में कब हुई थी, तो 1971 में जिसकी स्थापना हुई, और जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जिसका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा के पास। ठीक है, इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है, शीतकालीन
बैठक, इसकी शीतकालीन बैठक का आयोजन कहाँ पर होता है? तो दावोस में होता है। दावोस भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इस बार इसकी 57वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस 57वीं बैठक में जब डी ट्रम्प पहुंचे तो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस किसके लिए? तो गाजा के लिए। गाजा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की। अब इसकी पहली मीटिंग जो है, इसकी पहली बैठक कहाँ पर आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। भारत ने जो भाग लिया है, क्या भारत इसका हिस्सा है? जी नहीं, भारत इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत ने एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें भाग लिया है। इसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया, 40 देशों ने भाग लिया, जिसमें से भारत भी एक है। भारत ने पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, 40 देश हैं प्लस एक यू है, यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें भाग लिया है। यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का एक संगठन है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है? एक यूरोपीय जो देश है उनका संगठन है। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। पहले यूनाइटेड किंगडम भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2020 में वो इससे बाहर निकल गया। इससे बाहर निकलने की घटना को हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी ये बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे भारत ने भी उसमें भाग लिया है। अगर आपसे पूछने लगे कि भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो भारत की ओर से भाग लेने वाले हैं नाग्या। क्या नाम है? नाम गया सी खाम्पा। क्या नाम है इनका? तो नाम आप लिख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है। नाम गया सी खाम्पा ने इसमें भारत की ओर से भाग लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इजराइल की, तो इजराइल कहां पर है? तो इजराइल एशिया में स्थित है और एशिया में भी अगर हम भारत से पश्चिम की ओर चलते हैं तो अरेबिक पेनिनसुला पड़ता है, प्रायद्वीप पड़ता है। इसके भी बिल्कुल पश्चिम हिस्से पर एक छोटू सा देश है जिसका नाम है इजराइल, जो भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो ये आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और इसके पूर्वी किनारे पर क्या है? एक देश है जिसे हम किस नाम से? तो इजराइल के नाम से जानते हैं। और इजराइल के एक कोने पर ये जो पट्टी दिख रही है इसका नाम है गाजा। क्या है? या गाजा स्ट्रिप के नाम से इसे जानते हैं, या गाजा सिटी इसे कहा जाता है। ये किसका हिस्सा है? तो ये है वेस्ट बैंक। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बनता है फिलिस्तीन। ठीक है, तो फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा को मिलने के बाद मिलता है। अब इस पर किसने हमला किया? तो इस पर जो है यहाँ एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने जब इसका करारा जवाब दिया तो सब कुछ खत्म कर दिया। अब यहाँ पर सब कुछ ध्वस्त है और इसको दोबारा से डेवलप करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। क्या है? तेल अवीव। जबकि इजराइल अपनी राजधानी यरूशलेम को बताता है। किसे? यरूशलेम। और यरूशलेम ही यूएस से इसकी राजधानी मानता है। यरूशलेम कहाँ पर यह है? यह है यरूशलेम, क्योंकि ये यहूदी, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए एक पवित्र शहर है, इसलिए इसकी अपनी राजधानी इसे बताता है। यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा यहाँ की न्यू शेकेल है। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। बात करूं यहाँ की संसद, तो यहाँ की संसद को नेशेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई इजराइल की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पूर्ण नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किस मार्ग पर किया है? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कहां पर थे? तो भारत के यूपी में कहां पर? मेरठ की यात्रा पर थे। मेरठ की यात्रा पर थे। अब यहां पर इन्होंने उद्घाटन किया है। किस चीज का उद्घाटन किया है?
तो इन्होंने किया है RRTS। RRTS, RRTS क्या है? तो ये है रेल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये क्या है? फुल फॉर्म लिख लीजिए, कई बार पूछी जा सकती है। तो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये कहां से कहां तक है? तो ये कॉरिडोर जिसमें मेट्रो चलने वाली है, या रैपिड रेल जिसे हम नमो भारत के नाम से, नमो भारत रेल के नाम से जानते हैं, और ये दिल्ली से मेरठ तक चलेगी। दिल्ली से मेरठ तक चलेगी और लगभग 70 किलोमीटर का जो दूरी है उसे 45 मिनट में करने का इसमें दावा किया गया है। ठीक है, ये भारत की पहली परियोजना है। इसके लिए आप खास बात क्या याद रखेंगे? भारत की पहली परियोजना जिसमें एक ही ट्रैक, एक ही रेलवे स्टेशन और रैपिड रेल भी चलेगी प्लस मेट्रो भी चलेगी। ठीक है, यानी मेरठ में अंदर घूमने के लिए मेट्रो भी चलेगी और दिल्ली से मेरठ जाने के लिए रैपिड रेल। एक ही प्लेटफॉर्म होगा, एक ही पटरी होंगी और दोनों ट्रेन उस पर ही दौड़ेंगी। एक मेरठ के अंदर घूमेगी और एक मेरठ से दिल्ली जाएगी। ठीक है, तो दिल्ली से मेरठ का कॉरिडोर है। कब इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन 22 फरवरी को किया गया। ठीक है, 22 फरवरी को किया गया। रैपिड रेल भारत की अभी तक की सबसे तेज ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, तो चलिए, ऐसी होगी हमारी रैपिड रेल और इससे हमारे वेस्ट यूपी की बिल्कुल दशा बदलने वाली है, क्योंकि 70 किलोमीटर का एविलेटेड लेंथ होगा, यानी ये जमीन पर नहीं, एक जमीन पर पुल बनाकर इसको चलाया गया है। ठीक है, ये सवारी कर सकेंगे। ठीक है, तो 55 मिनट का सफर है, 160 किलोमीटर की ऑपरेशनल स्पीड इसमें आने वाली है। भारत की पहली RRTS मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया गया। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर भारत की पहली परियोजना क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस प्लेटफॉर्म से मेरठ से मेट्रो की सेवा भी शुरू की गई है। पहली बार नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही ट्रैक पर और एक ही स्टेशन पर संचालित होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी मेट्रो की। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो ये है हमारा भारत, और भारत के उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब मैं उत्तर प्रदेश की सीमा आपको बताता हूँ किस किस से मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ देशों की, तो एकमात्र देश नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली। तो एक देश और एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य से सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पटना, इतने राज्यों से ये सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूं इसके सीमावर्ती राज्यों की, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों से सीमा साझा करता है सहारनपुर। और वैसे ही नीचे में सोनभद्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद यूपी की और बातें, जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम, यहाँ के CM, इनको कौन नहीं जानता, योगी जी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो यूपी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 जनवरी को की गई थी। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाते हैं हम? 24 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो यूपी वाले स्टूडेंट याद रखेंगे कौन सा दिवस मनाया गया? 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, और जो गुजरात की पूर्व CM रह चुकी हैं। उसके बाद बात करें यहाँ की सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा में हमारी 80 सीटें हैं
राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 हैं और विधान परिषद में यहाँ पर पूरी की पूरी 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। यहाँ के बात करें राजकीय पशु, इधर लिखते हैं राजकीय पशु। तो राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। ठीक है, पक्षी, यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी यहाँ का सारस है, सारस। राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल प्लास। ठीक है, राजकीय जलीय जीव डॉल्फिन है, और यहाँ का राजकीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का हॉकी है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। यहाँ नेशनल पार्क कौन सा है? तो एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, तो प्रशासनिक व्यवस्था, तो यहाँ पर 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। यहाँ का जो 76वां जिला है, इसके बनाने की घोषणा हुई है और इसको कल्याण सिंह नगर के तौर पर यहाँ का 76वां जिला बनाए जाने की घोषणा हुई है। अभी बना नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में बन जाएगा। ये एक यूपी भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं। ये भी आप बात याद रखेंगे। 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, एक पुरस्कार हैं जिन्हें हम बाफ्टा के नाम से जानते हैं। क्या है? बाफ्टा। इसका अभी 79वां संस्करण था। बाफ्टा, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका 79वां सत्र था और इनके पुरस्कारों की घोषणा की गई, और इनके पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, यानी बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनादर। ठीक है, तो वन बैटल आफ्टर अनादर को इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बाफ्टा अवार्ड्स में दिया गया है। इनका आयोजन कहां पर हुआ? तो इनका आयोजन जो किया गया है वो रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया है। कहां पर? तो रॉयल फेस्टिवल हॉल, और ये कहां पर है? तो ये लंदन में स्थित है। अगर बात करूं इसकी मेजबानी किसने की है, यानी यहाँ पर जो एंकर था, जो मेजबान था, वो कौन था? तो वो थे एलन कमिंग, अभिनेता एलन कमिंग। ये यहाँ के क्या थे? ये यहाँ के इस बार होस्ट थे। तो ठीक है, ये होस्ट थे जिनको अभी इस बार बनाया गया। इसके बाद मैं बात करूं कि भारत को यहाँ से क्या मिला, तो भारत की एक फिल्म है जिसका नाम है बंग बुंग। भारत की बुंग नाम की एक फिल्म है जिसे यहाँ पर चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, जिसे चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर बात करें बाफ्टा की, तो बाफ्टा की शुरुआत कब हुई थी? तो बाफ्टा की शुरुआत हुई थी 29 मई 1949 को। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कब इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत 29 मई 1949 को इसकी शुरुआत की गई थी बाफ्टा अवार्ड्स की। ठीक है, ये बाफ्टा अवार्ड्स की पूरी लिस्ट है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड बेटर
अवार्ड किसे मिला है? तो बैटल आफ्टर अनादर को अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, जेसी बेकल हैटमैन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये 4 अवार्ड आपको याद रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद भारत की जो फिल्म है उसको भी आप याद रख सकते हैं। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म गुंग है, ठीक। तो ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व शांति और समझदारी दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी 23 फरवरी को 23 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है विश्व शांति और समझदारी दिवस 2026। कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है। किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वैश्विक समुदाय के बीच जो सद्भावना है उसको बढ़ाने के लिए। तो उद्देश्य इसका क्या हुआ? वैश्विक सद्भावना को बढ़ाना इसका उद्देश्य हुआ, ठीक है। तो इस बार 23 फरवरी को मनाया गया। हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व शांति और समझ दिवस 1905 में शिकागो में पॉल के द्वारा एक रोटरी क्लब की स्थापना की गई थी। तो कब की गई? तो 1905 में रोटरी क्लब की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एक पॉल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1905 में शिकागो में पहली रोटरी क्लब की बैठक हुई थी जिसकी स्थापना पॉल ने की थी। अमेरिका के विभिन्न शहरों में इसका विस्तार किया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब का गठन किया गया। आगे चलकर रोटरी इंटरनेशनल के रूप में जो विकसित हुआ। एक छोटे से पेशेवर समूह ने शुरू होकर रोटरी आज 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्यरत वैश्विक मानवीय आंदोलन बन चुका है। विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1905 में रोटरी क्लब की स्थापना के स्मरण में इसको मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। उसके बाद फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 1 फरवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके हेड का नाम, जिनका नाम शिवमणि है, और स्थापना इसकी कब हुई थी आप मुझे ये बताएंगे। साथ ही समुद्र प्रताप नाम का युद्धपोत भी अभी इन्होंने क्या है शामिल किया है। दूसरा आर्द्र भूमि दिवस, जो किसके लिए? तो जो दलदली भूमि की संरक्षण के लिए मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और दालों के लिए हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बन जाएंगे और 2047 तक हम अपने दालों के उत्पादन को दुगना कर लेंगे। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख रहे हैं, सरोजिनी नायडू जयंती 13 फरवरी को मनाई जाती है। 20 फरवरी को वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस और अरुणाचल मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। 23 फरवरी को विश्व शांति, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। उसके बाद 2 हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के माल व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का नाम है वाणिज्यिक खुफिया सांख्यिकी महानिदेशालय। क्या है? वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी निदेशालय।
अब इसने क्या किया है, जो हमारा व्यापार सूचकांक है, भारत का माल व्यापार सूचकांक, इसको बदलकर 2011-12 से क्या कर दिया है, 2022-23 कर दिया है। कितना कर दिया है, तो 22-23। अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, देखो जब भी हम कोई आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, तो कितना आयात घटा, कितना बढ़ा, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, उसका एक बेस ईयर मानते हैं। तो उस बेस ईयर की तुलना में हम क्या करते हैं, ये निर्धारण करते हैं हमारा आयात कितना बढ़ रहा है, कितना लाभ हो रहा है। अगर मान लो 2011 में 100 रुपए का हम निर्यात करते थे या व्यापार करते थे, अब भी अगर हम 100 रुपए का व्यापार करें तो ये तो बराबर है, नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन जो कीमत यहाँ 100 रुपए का सामान आता था वो आज 1000 का आने लगा। अगर 100 रुपए का ये हम देखते रहे, ऐसे तो घाटा चल रहा है, लेकिन इसे दिखाने में बराबर चल रहा है। इसको देखते हुए महंगाई जब से बढ़ चुकी है, अब 2022-23 को मापा गया है। अब 2022-23 के जो व्यापार है उसको आधार बनाते हुए कितना अगले हर साल में आने में नुकसान हुआ, फायदा हुआ, इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो 2012-13 था, पहले क्या था, तो 12-13 था, अब इसको 22-23 कर दिया गया है। ठीक है, किसने किया, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत की पहली स्वदेशी टीडी वैक्सीन कहां लॉन्च की है। देखो भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और इनका नाम क्या है, और इनका नाम है जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा जी जो अपने गृह राज्य में थे, जिसका नाम था हिमाचल, क्या नाम है इनके, हिमाचल। और हिमाचल में एक इंस्टीट्यूट है, हिमाचल में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इस इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बनाई है, क्या बनाई है, एक वैक्सीन का निर्माण किया है। और ये वैक्सीन किसके लिए है, तो ये वैक्सीन डिप्थीरिया और किसके लिए, टेटनस के लिए है। किसके लिए है, तो ये डिप्थीरिया और टेटनस के लिए टीडी वैक्सीन लॉन्च की है। डिप्थीरिया और टेटनस के लिए टीडी वैक्सीन बनाई है, टीडी वैक्सीन बनाई है। अब इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने। जेपी नड्डा जी ने इसको किया। और जो इसकी संस्थान है वो कौन सा है, तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, इसने इसका निर्माण किया है। तो जेपी नड्डा जी ने अभी इस वैक्सीन का निर्माण किया है। और ये डिप्थीरिया और जो टेटनस है, ये रोग किसके कारण होते हैं, तो ये रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है, तो क्या है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब पी से हो गया प्लेग, डे से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, टी से तपेदिक, कैसे काली खांसी। ठीक है, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी। टे से टेटनस, कैसे कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया,
है से हैजा और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। तो ये भी आपको याद रहेगा कि किससे होने वाले रोग हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाले ये रोग हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये हमारे जेपी नड्डा जी, जहाँ इन्होंने इसका उद्घाटन किया। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हमारा एक हिमालय राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये रहा। अगर बात करें इसकी सीमाओं की, किस किस से ये सीमा साझा करता है, तो इसकी छोटी सी सीमा यूपी से, उत्तराखंड से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से और पंजाब और हरियाणा से सीमा साझा करता है। बात करें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी शिमला है। ठीक है, राजधानी इसकी शिमला है। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुखविंदर सिंह, यहाँ के सीएम है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें, तो यहाँ के राज्यपाल, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ की सीटों की, तो बात करें यहाँ की सीटों की, तो 4 यहाँ लोकसभा की, 3 राज्यसभा की और 68 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क, जो काफी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, तो जो हिमाचल प्रदेश में है। और पिन वैली, सिंबल बारा। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन सिंबल बारा, खीरगंगा और इंद्र किला, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त होने वाली है हरशरण कौर त्रिनेहा। कहाँ की है, तो ये पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की हेड बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है गेमिंग का सीईओ, और उनका नाम है आशा शर्मा जी। आशा शर्मा जी का नाम आपने सुन लिया, सूरत भी देख लीजिए। तो ये हैं आशा शर्मा जी, जिनको नियुक्त किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, साथ ही उनका डिटेल एनालिसिस भी पढ़ा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।